World Stroke Day is observed on October 29. This year, the campaign is channeling the emotional power of sport to drive stroke awareness and to motivate all to take action every day to reduce stroke risk. We will discuss the topic with Dr. Amrut S.T., consultant neurologist, Manipal, Goa. Welcome to Think Positive, Live Healthy, Doctor. Thank you, ma'am. So, Doctor, please tell us what is stroke और मेन causes क्या होता है? चीज है जहां पर अगर ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को रुक गया तो फिर हार्ट के कुछ टिश्यूज है उसकी डेथ हो जाती है और वो हार्ट का पार्ट फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होती है। सिमिलरली स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक कहकर बुला सकते हैं। इवन दो ये अप्रूव टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन स्ट्रोक अलग अलग तरीके के होते हैं। ब्रेन हार्ट से दो नसें निकलती है, वो ब्रेन को जाकर सप्लाई करती है। अगर ब्रेन का ऑक्सीजनेशन में कोई कमी आ गई, कोई अगर क्लॉट है जो हमारे आर्टरीज के अंदर फंस गया है, उसके वजह से अगर ब्रेन के टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है तो फिर उस पार्ट ऑफ द ब्रेन वहां पर काम करना बंद कर दिया जाता है। इसीलिए स्ट्रोक का सिम्टम्स जिस टेरिटरी में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है उसी तरीके से वो प्रेजेंट करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में कोई स्ट्रोक का अटैक आ गया तो फिर मेरे राइट हाफ ऑफ द बॉडी काम नहीं करेगा। अगर मेरी राइट हाफ ऑफ द बॉडी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो फिर मेरा लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी कोई काम नहीं करेगा। सो स्ट्रोक इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, अचानक से हो जाता है, सडन ऑनसेट, अचानक वहां पर खून की सप्लाई कमी हो गई तो फिर वो स्ट्रोक हो जाता है। ये एक तरीके का स्ट्रोक हो गया। और दूसरे तरीके का स्ट्रोक होता है जहां पर हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जहां पर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन वो फट जाते हैं और वहां पर ब्लड कलेक्शन हो जाता है। दैट इज स्ट्रोक, दैट इज व्हाट स्ट्रोक इज। डॉक्टर प्लीज हमें यंग स्ट्रोक के बारे में बताइए, और आर देयर एनी जेनेटिक कॉजेस फॉर द स्ट्रोक? स्ट्रोक जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि स्ट्रोक एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि एल्डरली एज ग्रुप में बहुत ज्यादा देखे जाता है, यानी कि आफ्टर 60 ईयर्स या तो फिर आफ्टर 50 ईयर्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक एक कोमॉर्बिडिटीज, जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ना, तो फिर ऐसे लोगों को यूजुअली आफ्टर 60 ईयर्स द स्ट्रोक प्रॉब्लम विल कम। अब यंग स्ट्रोक क्या होता है? जहां पर स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, मान लीजिएगा लेस देन 40 ईयर्स, अगर किसी को शुगर नहीं है, बीपी नहीं है ना, तो या तो फिर उनके पास कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी उनमें वो स्ट्रोक हो जा रहा है ना, तो फिर उसे हम लोग, जो यंगस्टर्स में होता है बेसिकली, उसे हम लोग यंग स्ट्रोक कहते हैं। अब यंग स्ट्रोक के कारण बहुत सारे होते हैं। यूजुअली हम लोग हर कोई शुगर, डायबिटीज, ये सब एज रिलेटेड का कारण की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसी को हम लोग जाते हैं देखा जाता है, और इनके इन्वेस्टिगेशंस अलग है। और जहां पर यंग स्ट्रोक की जो कॉजेस होते हैं वो कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां पर हमारा जेनेटिक टेंडेंसी रहता है कि हमारा ब्लड वहां पर थिक हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेस्ट यहाँ पर भेजते हैं, उसको हम लोग कोआगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये अलग अलग तरीके का डिसीजेस होते हैं जहां पर हमें ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो इसके अलावा और कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो यंगस्टर्स में, जहां पर उनके हार्ट में छेद हो गया हो, जिसको हम लोग पीएफओ के नाम से जानते हैं, जो हम लोग इकोकार्डियोग्राफी की तरफ से करके हम लोग उसको पता कर सकते। तो ये सब अलग अलग यंग स्ट्रोक के कारण हो गए। और कुछ जेनेटिक कॉजेस भी है, जैसे कि कैडासिल नाम की एक बीमारी है जहां पर फैमिली हिस्ट्री रहता है स्ट्रोक की, है ना, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है बेसिकली। तो ये यंग स्ट्रोक इनको हम लोग कहते हैं, जो लेस देन 40 ईयर्स, इनका इवेल्युएशन टोटली डिफरेंट होता है जो नॉर्मल स्ट्रोक से। यस। ओके, सो डज आवर बॉडी गिव एनी सिग्नल स्ट्रोक होने से पहले? तो हमें यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। एक मैं निमोनिक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज जो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा। एक, बी फास्ट, बी मतलब बी फास्ट एक टर्मिनोलॉजी है जो दुनिया में इस चीज को हम लोग जो कॉमन पीपल को, यानी कि कॉमन पब्लिक अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं। अगर ये बी फास्ट के सिम्टम किसी को आ गए, अचानक आपको बिना देरी किए हुए तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए। अब बी फास्ट क्या होता है? बी माने बैलेंस। अगर अचानक किसी को बैलेंस रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो गए,
यस वो स्ट्रोक हो सकता है। ई माने आई रिलेटेड सिम्टम्स, अगर उनके एक तरफ या तो फिर दोनों तरफ के विजन चले गए, या तो फिर उनका आईबॉल मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो गया, उनको चीजें डबल डबल दिखाने लग गया अचानक, इमीडिएटली, कल आज सुबह ठीक थे लेकिन अचानक ऐसा होना लग गया, यानी कि ई माने आई सिम्टम्स, कोई भी विजन रिलेटेड सिम्टम्स हो गए तो फिर हम लोग यस हम ये स्ट्रोक हो सकता है, हम इमीडिएटली उन्हें रश करेंगे। बी ई हो गया। अब एफ क्या होता है? फेस एसिमेट्री, इसका मतलब है मेरा किसी का फेस टेढ़ा हो जा रहा है, उनका एंगल ऑफ माउथ थोड़ा सा निकल रहा है, या तो फिर वो मुंह फुला नहीं पा रहे हैं, उनका फेस एसिमेट्रिक लग रहा है, यहाँ पर झूला हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फेशियल एसिमेट्री, अचानक हो गया, यस उनको स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट इज आर्म, ए माने आर्म, आर्म वीकनेस, आर्म हो गया या तो फिर लिम्ब हो गया, एक हाथ का पैर मेरा काम नहीं कर रहा है, या तो फिर एक साइड मेरा लेग काम नहीं कर रहा है, अचानक से ये हो गया, यस उनको भी स्ट्रोक हो सकता है। बी ई एफ ए हो गया। एस माने एस माने स्पीच, स्पीच अचानक बोलने में दिक्कत हो रही है, सुबह ठीक बोल रहे थे अचानक से उनकी बोली जो है लड़खड़ाने लग गई, यस उनको स्ट्रोक हो सकता है। टी का मतलब, टी शब्द को यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है, टाइम, यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज ब्रेन कहा जाता है हमारे न्यूरोलॉजी में, यानी कि जितना आप वेट करोगे, जितना हर एक मिनट कहा जाता है कि स्ट्रोक के बाद मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की डेथ होना शुरू हो जाता है, एक विंडो रचाया गया है, टी माने टाइम, अगर आप 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, अगर आपका स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हो रहा है, यस हम लोग क्लॉट बस्टर इंजेक्शन देकर उस स्ट्रोक्स को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बी फास्ट टर्मिनोलॉजी को जान के रखिएगा, बी माने बैलेंस, आई माने आई प्रॉब्लम्स, एफ माने फेस वीकनेस, ए माने आर्म वीकनेस, एस माने स्पीच प्रॉब्लम्स। ये अगर पांचों है आप ऑन टाइम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। Okay. Sometimes we hear that a person suddenly falls and collapses, and it's believed also that कोई अगर गिर जाए तो वो fatal हो सकता है, and when taken to hospital, that person is declared dead. तो ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो एज सच स्ट्रोक यहां पर मैंने जैसे कि बताया कि उस आदमी को स्ट्रोक हो गया, राइट। एज सच स्ट्रोक उतना डेडलीस्ट फैक्टर नहीं है, इमीडिएटली अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो फिर उनके इतने इतने घंटे में डेथ हो जाएगा, ये गलत ये है, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल एंटिटी है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, अगर आप 4.5 घंटे के अंदर पहुंच रहे हो, क्लॉट की वजह से आपको स्ट्रोक हुआ है, तो फिर आपका लाइफ कंप्लीटली बदल सकता है, इनफैक्ट एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम है कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है। एज सच डेथ स्ट्रोक में बहुत रेयर है, अगर कोई बहुत ही बड़ा स्ट्रोक है, वहां पर बहुत ज्यादा ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, या तो फिर पीछे वाले हिस्से के ब्रेन में स्ट्रोक हो गया जहां पर ब्लीडिंग हो गया, जहां पर हमारे रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सेंटर्स रहते हैं, वहां पर स्ट्रोक की वजह से अचानक मृत्यु हो सकती है। अदरवाइज कहा जाता है कि 100 में से 8-10 लोगों में ऐसा रेयर टू रेयर इंसिडेंसेस हो जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग स्ट्रोक के कारण वहां पर अचानक कोई किसी की डेथ नहीं हो रहा है। अगर मोर्टेलिटी इन स्ट्रोक यानी कि डेथ स्ट्रोक के कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो फिर वहां पर उनका केयर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ, तब उनको कोई चेस्ट के इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन या तो फिर बेड सोर्स, उनके वहां पर उस रिलेशन में मोर्टेलिटी हो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंटरवीन करना चाहूंगा। क्या इन सब के अलावा एक और अर्ली इंडिकेशन है जहां पर स्ट्रोक के बारे में मैं बताना भूल गया पिछले वाले क्वेश्चन में, उसका नाम है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। शायद बहुत कम लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये सुना होगा कि व्हाट इज ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, कि थोड़े देर के लिए आदमी को कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जहां पर उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने बी फास्ट के बारे में कहा, वो बी फास्ट के सिम्टम्स वहां पर उनको थोड़ी देर के लिए आते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आ गए लेकिन कंप्लीटली रिवर्स हो गए, घर पे थे, काम कर रहे थे, उनका फेस और टेढ़ा हो गया, एकदम अचानक से आंखों में दिखना बंद हो गया, हाथ हिलने लग गया था, फिर लेकिन ठीक हो गया, इसका मतलब है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, थोड़ी देर के लिए ब्रेन में अटैक हुआ था लेकिन वो रिवर्स हो गया। ये बहुत ही जरूरी चीज है, यहाँ पर भी हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच लेना चाहिए और वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट को मिलकर उसकी इवैल्यूएशन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दिस ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, he has a very high risk of getting stroke in upcoming 7 days.
शायद कुछ ऐसे कारण हैं उनके शरीर में, कहीं ना कहीं क्लॉट्स बन रहे हैं और वो क्लॉट माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लकी है, तो फिर वो क्लॉट थोड़ी देर के लिए निकल आ जा रहा है ना। तो फिर वहां पर हम लोग यूजुअली सारे इवैल्यूएशन करने के बाद पेशेंट को डबल ब्लड थिनर्स पर शुरू कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट अबाउट द टीआई, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ओके। यस। अभी आप रिकवरी की बात भी बोल रहे थे, तो पोस्ट रिकवरी क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? ओके, तो स्ट्रोक, अचानक स्ट्रोक हो गया, राइट? तो शायद कोई और कारणों की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, या तो फिर काफी देरी हो गई। तो स्ट्रोक में मैंने जैसे कहा कि हमारा एक ब्रेन है, एक, मैं आप अभी ओपीडी में था तो फिर ये सही टाइम है, तो एक यहाँ पर ब्रेन का रेप्लिका है ना। तो फिर इस ब्रेन में देखिएगा, मेरा ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है और ये मेरा राइट साइड ऑफ द ब्रेन में। अगर मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, यहाँ पर मेरे स्पीच के सेंटर से, यहाँ पर मेरे पावर के सेंटर से, स्पीच माने क्या, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सुन पा रहा हूँ, लैंग्वेज या स्पीच को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं न्यूरोलॉजी में। अगर यहाँ पे मेरा स्ट्रोक हो गया, शायद मेरा बोलना बंद हो सकता है। हाँ, या तो फिर मेरे राइट हाफ ऑफ द बॉडी में मेरा यूजुअली वीकनेस आ सकता है। ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। राइट साइड में प्रॉब्लम हो गया तो फिर मेरा लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी में आ गया। और ये रहा ब्रेन का पिछला हिस्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे स्ट्रोक हो गया तो फिर इनको बैलेंस के प्रॉब्लम, चक्कर के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही पावर उनका ठीक रहेगा, लेकिन चलना उठना बैठना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ये रहा हमारा ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। अगर यहाँ पे ब्रेन की सर्कुलेशन की वजह से 1 2 3, यहाँ पर 3 हिस्सों में अगर कोई स्ट्रोक हो गया, वहां पर हमें सॉलोइंग का प्रॉब्लम्स, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेशियल डिवेशन, ये सब हो सकते हैं। सॉलोइंग माने पानी हम लोग नहीं ठीक से पी पा रहे, पानी नहीं घोट पा रहे, विजन हमारा खत्म हो गया है ना, हमारा ब्रीदिंग सेंटर्स, हाइपरटेंशन, बीपी यहाँ पे जो कंट्रोल कर सके, उन सब का फंक्शन लॉस हो गया, तो फिर ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिकवरी कैसे होगा, उनको किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है, क्या छोटा स्ट्रोक है, क्या बड़ा स्ट्रोक है, वो कितना देरी में आए थे, क्या उनको पूरा डिटेल इवैल्यूएशन करके उनको सिंगल डबल ब्लड थिनर पे रखा गया है, क्या उनका बीपी शुगर कंट्रोल में है। हाँ, अगर ये सब चीजें सही है, एक सही तरीके का वहां पर केयर मिल रहा है, एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के जरिए उनको एक अच्छा सा केयर मिल रहा है, यस, तो फिर स्ट्रोक की रिकवरी धीरे 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 होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग 3 महीने में उसको मेजर कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स कैसे रिकवरी हो रहा है। अगर ये सब चीजें ठीक है, उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, ब्लड प्रेशर शुगर उनका कंट्रोल्ड है, फिजियोथेरेपी चल रहा है, एक अच्छा सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उनका केयर एक स्पेशलिस्ट के साथ हो पा रहा है, तो फिर धीरे 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 ग्रेजुअली रिकवरी होता जाएगा उस पेशेंट का। बट ये रिकवरी जो है केस टू केस बेसिस पर वेरी होता है। Okay. So, any life-saving changes can be done so that stroke can be prevented? ओके, यहाँ पर जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन जब भी हम लोग मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आप डिवाइड करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, यहाँ पर हम लोग प्रिवेंट करना होगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि बेसिकली ट्रीटमेंट, मेडिसिन, दवाई या डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ये सब आ जाता है। टर्शियरी प्रिवेंशन में अगर सारा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन, रिकवरी वहां पर आ जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन, यहाँ पर हम लोगों को बात करना चाहिए थी कि हम कैसे हम लोग स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। उसमें हमें 5 चीजें ध्यान रखना जरूरी है, उसको मैं बताऊंगा। ABCDE, इस न्यूमोनिक से हम लोग याद करते हैं। ए माने अवॉइड, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन दोनों चीजों से दूर रहना है। उसमें भी स्मोकिंग को बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिस्क फैक्टर माना जाता है, इट इज वन ऑफ द डेंजरस रिस्क फैक्टर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द बी माने blood pressure and blood sugar. Always check upon your blood pressure and blood sugar. Control in these 2 things will definitely make डायबिटीज भी, जैसे जैसे शुगर्स लेवल्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो सब लिपिड में कन्वर्ट होकर हमारे आर्टरी में क्लॉट बनाना शुरू कर जाते हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, हमारे ब्रेन के नसें पतले हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, ब्रेन का ब्लीडिंग हो सकता है। तो फिर B माने ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर कंट्रोल। C माने चेकअप, रेगुलर चेकअप विथ योर न्यूरोलॉजिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उस चेकअप में हम लोग आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सी मीन्स चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी मीन्स डाइट, आपका खाना ही आपका सारा चीज है बेसिकली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर डाइट, अवॉइड ऑल दोज फूड विच वी ऑब्वियसली से कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हो गए, एक्सट्रीम्स ऑफ द शुगर्स हो गया, है ना, प्रोसेस फूड्स, ऑयल, फ्राइड आइटम्स, मैदा, these are all the things which will add upon your lipid levels in the body and makes you prone to develop the stroke. तो सिंपल मेडिटेरियन खाना जिसको कहा जाता है कि उबला हुआ खाना, यानी कि पॉसिबल नहीं है, बट उसके अलावा इन इंडियन डाइट इज टोटली डिफरेंट। वी शुड concentrate on drinking plenty of water and then having green leafy vegetables and then the fruits which will help to build antioxidants in our body and prevent you from the stroke. That is about the D माने diet. E माने exercise. Exercise, minimum walk at least 30 minutes per day. Brisk walk is always advised. It's always advised. It is at least 30 minutes per day or else 150 minutes per week. आपको brisk walk करना जरूरी है। तो फिर ये A to E, A, B, C, D, E, avoid alcohol, blood pressure, blood sugar control, regular checkups, diet, and then the exercise. This is the preventive measure for your stroke. Okay. Have you mentioned all different types of stroke already, or you want to mention some more, like any other common type of stroke is there? सच दो ही तरीके का स्ट्रोक है। जो मोस्ट कॉमन है वो क्लॉट फॉर्मिंग स्ट्रोक है, इसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक कहा जाता है। दुनिया में 87% ऑफ द पीपल विल गेट दिस इस्चेमिक स्ट्रोक, यानी कि जहां पर क्लॉट होकर स्ट्रोक हो जाता है। अगर आप भारत का डेटा देखोगे, हर साल करीबन 200 से ज्यादा लोग स्ट्रोक के शिकारी बन जाते हैं। में 87% इज इस्चेमिक स्ट्रोक एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन 13% ऑफ द पीपल विल बी हैविंग हेमोरेजिक स्ट्रोक, जहां पर ब्रेन में ब्लड फंस जाता है और स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। अगर भारी मात्रा में ब्लड जमा हुआ है तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है, तब यहाँ पर न्यूरोसर्जन की रोल आती है। अगर वो कम मात्रा में है तो फिर हम लोग उनका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करके उनको अच्छी फिजियोथेरेपी देंगे, तो फिर वहां पर रिकवरी होगा। तो बेसिकली कॉमन पब्लिक के लिए दो ही स्ट्रोक है, वो इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। Okay. And do you want to mention about the different type of treatments available and how long it takes for recovery and all? Yeah, definitely. जब हम लोग स्ट्रोक की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में मेजरली क्लॉट फॉर्मिंग स्ट्रोक यानी कि इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी को बी फास्ट, बैलेंस, आई, फेस वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच की प्रॉब्लम हो गया, उनको घर पे क्या करना है, क्या हम लोग कहाँ से हम लोग हमारी ट्रीटमेंट शुरू होगी। जैसे ही अगर आपको पता चल गया कि यस ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे कोई करीबी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में, यस हम लोग तुरंत वहां पे टाइम नोट करेंगे। ठीक है, हम लोग काम डाउन रहेंगे, उनको कोई खाना पीना या तो फिर कुछ नहीं हम लोग देंगे, क्योंकि रिस्क है कि अगर यहाँ पे हमारे बल्बर वीकनेस यानी कि सॉलोइंग मसल्स की वीकनेस है, हम लोग कुछ दे दिए वहां पर खाना वाना जाकर फंस के, वो दूसरे कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर पे बीपी का मशीन है या तो फिर शुगर का मेडिसिन है, शुगर का कुछ मशीन है, तुरंत आप उसे चेक। ठीक है, जैसे ही हमें ये बी फास्ट के सिम्टम्स आ गए, तुरंत हम लोग काम डाउन हो जाएंगे वहां पर घर पे। यस, वहां पे माहौल बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा, बट अगर आप जानकार हो, नॉलेजेबल हो, आपको फर्स्ट काम डाउन होना है, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना है, कि ताकि हम लोग वहां पर पेशेंट को खाना वाना ना दे या तो फिर अननेसेसरी सब्सटेंसेस ना दे, क्योंकि पानी वानी ना पिलाए, तुरंत हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाए। आपको टाइम नोट करना चाहिए कि कितने बजे ऐसा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 9:30, सुबह 10 o'clock, ताकि जब आप हॉस्पिटल आओगे आप वहां पर डॉक्टर को बता सकते हो, उसको एक अंदाजा हो जाएगा, नहीं ये 4.5 घंटे के अंदर है, यस मैं यहाँ पर क्लॉट बस्टर दे सकता हूँ। राइट, सो दिस इज द थिंग। व्हेन यू रीच द इमरजेंसी, वहां पर अगर आप पहुंच चुके हो 4.5 घंटे के अंदर, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या तो फिर आपको कोई ब्लीडिंग रिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वहां पर आपको क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दिया जाएगा। अब बहुत सारे मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ओपीडी में भी पूछते हैं, इंटरनेट पे भी पूछते हैं कि सर ये क्लॉट बस्टर का कोई रिस्क तो नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लॉट बस्टर एक हैवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर है, बेसिकली तुरंत आपके शरीर में घुस जाएगा। उसका जो डिसीजन है सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट ही आप किसी के ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया हो या तो फिर उनको ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो, किसी को रिसेंटली ऑपरेशन हो चुका है, वो सब
इसमें न्यूरोलॉजिस्ट उसे कैलकुलेट करके रिस्क लेके यूजुअली पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ बात करके उस इंजेक्शन को देना चाहते हैं। लेकिन इसके फायदे यहाँ पर बहुत है, कुछ ही कम 3% लोगों में, 100 में से 2 या 3 लोगों को ब्लीडिंग की रिस्क हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऐसे लोग हैं जहां पर उनके सारे के सारे सिम्टम्स तुरंत रिलीफ हो जाएंगे और उनको लॉन्ग टर्म, पहले कहा जाता था कि एक बार स्ट्रोक हो गया नहीं भैया छोड़ दो, अभी इनका कुछ नहीं होने वाला है, वीकनेस ऐसे ही बेड पे रहेंगे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बदल गए हैं, काफी ज्यादा एडवांसेस आ चुके हैं। तो फिर 4.5 घंटे के अंदर हम लोग क्लॉट बस्टर इंजेक्शन को दे सकते हैं। अब 4.5 घंटे निकल गया, क्या आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए? यस, तभी भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कुछ ऐसे स्ट्रोक्स है जहां पर 24 घंटे तक हम लोग वहां पर उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ब्रेन का स्कैन, जैसे ही आप पहुंच गए, एक एमआरआई एक ऐसी मॉडलिटी है, तुरंत एमआरआई या तो फिर सिटी स्कैन में हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक किस तरीके का है। उसके साथ में एक एंजियोग्राफी भी वहां पर किया जाता है। उस एंजियोग्राफी में हमें यह पता चलता है कि कहीं मेजर क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ है आपके आर्टरीज में। अगर आप 4.5 घंटे के बाद आए हो, अगर वो क्लॉट अभी भी वहां पर दिख रहा है, तो 24 घंटे के अंदर स्टेंट डालकर उस क्लॉट को निकाला जा सकता है। इस ट्रीटमेंट मोडालिटी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो फिर ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी हो गया 4.5 घंटे वाला ट्रीटमेंट, 24 घंटे वाला ट्रीटमेंट। क्या 24 घंटे बाद तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? यस, जरूर, आपको जितना जल्दी हो सके आपको हॉस्पिटल तो पहुंचना ही है, क्योंकि हम लोग वहां पर ब्लड थिनर, एंटी प्लेटलेट जिसे कहते हैं, वो हम लोग जितना जल्दी शुरू करके उनको देंगे, उसमें रिकवरी में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3 महीने में रिकवरी हम लोग यूजुअली असेस करते हैं। उसमें एक स्केल है, एक एमआरएस स्केल जिसको हम लोग कहा जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि जिन पेशेंट्स को डबल ब्लड थिनर या सिंगल ब्लड थिनर जितना जल्दी शुरू किया गया हो, उनका बीपी शुगर लेवल्स जितना अच्छी तरीके से मैनेज किया गया हो, उन पेशेंट्स का रिकवरी काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिर 24 आवर्स बाद भी हम लोग सारा ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 24 घंटे बाद जो ट्रीटमेंट रहेगा वो नेक्स्ट स्ट्रोक अटैक को प्रिवेंट करने वाले रहेंगे, और यहाँ पर फिजियोथेरेपी और बाकी चीजों को कंट्रोल करके जितना भी स्ट्रोक हुआ है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है, उस तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट वहां पे प्लान करके प्रोसीड करते हैं। ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रोक। कुछ ही ऐसे केसेस में एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, क्या न्यूरोलॉजिस्ट किस तरीके से स्ट्रोक को हैंडल करता है जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो? क्या एमआरआई के अलावा और कोई टेस्ट आपको कराने की जरूरत है? मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट? तो उन क्लॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे इन नसों की जांच करनी होगी, हार्ट का स्कैन करना होगा, और कहीं मेरे हार्ट के रिदम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि हमारा एक रिदम है हार्ट का, लब डब लब डब लब डब चलता रहता है। अगर उस रिदम में कोई रुकावट आ रहा है तो एक वो पोटेंशियल फेज होता है जहां पर हमारे शरीर में से क्लॉट निकल के जाके ब्रेन में फंस सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक हॉल्टर नाम का टेस्ट करवाता हूँ। उसका मतलब है उसमें मैं 24 घंटे तक, कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में 7 दिन तक हमें ईसीजी कंटिन्यूअसली लेकर मशीन की तरह है, अगर वो हम लोग डिटेक्ट कर दिए, वहां पर हमें एक ऐसा क्लू मिल जाता है कि वहां पर हम लोग थोड़ा स्ट्रांग ब्लड थिनर को यूज करके आगे आने वाले फ्यूचर अटैक ऑफ स्ट्रोक से हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं, जिसको हम लोग एम्बोलिक स्ट्रोक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा ट्रीटमेंट का एक स्ट्रोक ट्रीटमेंट का एक ब्रीफ ओवरव्यू। ओके। कभी कभी जब रात को ऐसे कोई इमरजेंसी हो जाता है, बहुत बार सुना भी जाता है दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन एट नाइट और वेरी अर्ली मॉर्निंग, एंड बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है फैमिली में, या कोई गिर ही गया है, मतलब लाइक एंड ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, तो तुरंत क्या करना चाहिए? एंड फैमिली मेंबर्स को कैसे पता चले शायद ये स्ट्रोक हो, और बिफोर मेडिकल हेल्प रीचेस तो फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए विद द पेशेंट? यस, तो फिर जैसे ही हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 5 चीजें याद रखना है जो मैंने बी फास्ट में आपको कहा था, बैलेंस, आई और फेस, आर्म और स्पीच का वीकनेस। तुरंत आपको अगर कोई बेहोश मिल गया, आप उठाने की कोशिश कीजिएगा उनको आपके फैमिली में है। अगर आपके घर पे ब्लड प्रेशर और शुगर की मशीन है तो फिर डेफिनेटली उनको वहां पर चेक करना चाहिए। अगर शुगर कम है, यस डेफिनेटली आप कुछ वहां पर दे सकते हो, अदरवाइज उनको उठाकर देखने की कोशिश कीजिएगा और पूछिए क्या उनका हाथ पैर हिल रहे हैं, क्या वो आंखें खोल पा रहे हैं कि नहीं खोल पा रहे हैं। अगर उनके नाम से जोर जोर से बुलाइएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना एम्बुलेंस का हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि वो तो हमें एक साइड बाय साइड करना ही है। उसके बीच में उनको प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में जहां पर हवा वगैरह आ रही है वहां पर उनको लिटा के रखो, और ये टाइम नोट करो कि कब ये एक इवेंट हुआ है, या तो फिर इतना आप याद करने की कोशिश करो वो नॉर्मल कब थे।
व्हाट इज द लास्ट नॉर्मल ही वाज फाउंड, कितने बजे सोने के लिए गए थे अगर अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। अगर आप बीच में 3-4 बजे के आसपास घर पे उठे हो और आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उनका मुंह टेढ़ा हो गया है, हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन वो 1 बजे ठीक थे, 3-4 बजे ऐसे हो रहा है, अगर आप तुरंत 1 घंटे के अंदर वहां पर आ गए तो फिर हम लोग कुछ एमआरआई के स्कैन से वो करके हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उनको क्लॉट बस्टर देना है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको साइंस एंड सिम्टम का अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। घर पे आप शायद कुछ ही कम का मतलब कम कर सकोगे, क्योंकि ये मोडालिटी थोड़ा अलग है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट की जरूरत हो सकता है, लेकिन कुछ जैसे कि मैंने आपको चीजें बताया वो एटलीस्ट आप करके उनको तुरंत हॉस्पिटल ले आ सकते हैं। Doctor, as a concluding note, what you want to say, who are most at risk? Like you have already mentioned about alcoholism and smoking and all. Anything else you want to Yes. say? Okay. So to conclude this talk, see, first of all, this talk was for the to create the awareness regarding the strokes, to know the what are the early signs and symptoms of the stroke, and what can be done at home, and what are the various aspects of the treatment. So to mention, I want to say that there is very less awareness is there, very less awareness exists in the public regarding the stroke and its symptoms. There are so many myths that once the stroke happened, we cannot reverse it. See, there is nothing can be done it. Gradual recovery will be there, and we usually try to go for the non-allopathic modalities and all. But that is not the true in this advanced era. At least in last 10 years, so many developments have happened बिकॉज द स्ट्रोक इज अ डेबिलिटेटिंग एंटिटी। अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो फिर लाइफ टाइम उनको बेड पर रहना पड़ सकता है, उनका सारा इमोशनल एस्पेक्ट फैमिली का बदल जाता है, और वो खुद पेशेंट भी बहुत ज्यादा सफर करता है, उनका केयर करना, वहां पर पैसों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर वो अर्निंग आदमी है आपकी फैमिली का तो फिर कंप्लीट फैमिली वहां पर कोलैप्स हो जाएगा, और उनके केयर के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लग सकता है। इसीलिए स्ट्रोक का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वो 5 शब्दों को जानना जरूरी है, जो है बी फास्ट। ये सारी चीजें, बैलेंस, आई का प्रॉब्लम, फेस का वीकनेस, आर्म का वीकनेस, स्पीच का प्रॉब्लम, या तो फिर तुरंत चक्कर आके एकदम अंधेरा छा जाना आपके अंदर, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स को तुरंत आप आइडेंटिफाई करोगे और आप उनको हॉस्पिटल लेकर आ जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इसका डायग्नो, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। आप जब हॉस्पिटल पहुंचोगे, आप अपने डॉक्टर से, पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में आप पूछिएगा, आप न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह यहाँ पर लेंगे। अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर डेफिनेटली हम लोग हैं यहाँ पर, जो इनफैक्ट हम लोग जो लोकल डॉक्टर के साथ भी अभी भी आजकल हम लोग बात करके इस अवेयरनेस के बारे में बताते रहते हैं। कुछ कंसर्न टेस्ट है, उनमें से आपका हार्ट का इको स्कैन, ब्रेन का स्कैन, सिटी एंजियोग्राफी, या तो फिर एमआर एंजियोग्राफी आप कराएंगे, हार्ट का इको कराएंगे, हॉल्टर्स कराएंगे, और एक रूटीन ब्लड टेस्ट वहां पर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका हमें करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये रहा दूसरा एस्पेक्ट, एक आइडेंटिफाई करना, दूसरा उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना, और थर्ड इज लास्ट, अगर उनका रिकवरी जहां पर हो रहा है, उनको अच्छे इमोशनल सपोर्ट, एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और एक फिजियोथेरेपी के रूप में उनके एक्सरसाइज का देखभाल करना, और उनके बाकी चेकअप्स करवाते रहना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट इज प्रिवेंशन। इनफैक्ट फर्स्ट इज द प्रिवेंशन, बट टू कंक्लूड, प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट। हमें वो ABCDE का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने कहा कि अभी अवॉइड द अल्कोहल एंड देन द स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर एंड देन द ब्लड शुगर कंट्रोल, routine checkups are important, diet is important, and then the exercise is important. Always concentrate on this ABCDE. Other than this, nothing can else be done. Being a doctor, even I also concentrate on only these 3 things. We don't need to think about the genetic part or else the some rarer cases, and उसके बारे में हमें वहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब अनएक्सपेक्टेड है। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, अगर कुछ जेनेटिक बीमारियां उनको है, वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है, और आपके डॉक्टर वहां पर एक्सपर्ट रहता है इन सारे चीजों के बारे में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अदरवाइज हमें अपना A to E प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। And can a person lead a normal life after treatment and everything? Definitely, yes. Many of the patients will start recovering if the treatment is done correctly, and then the regular monitoring and then the regular follow-ups are right. Then gradually patients will start recovering within a 1 month, and some people 3 months, 6 months. They are, in fact, many of my patients, in fact, actually, they're quite happy. Initially, they might be requiring a support to walk with the support of a strict and all these things, but gradual physiotherapy and then the speech therapy, in occupational therapy, जहाँ पर occupational therapy वो होता है जब हम
रूटीन एक यूज डेली ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको कैसे यूज करना है, उनको वो सब सारा सिखाया जाता है। तो ये सब करते करते विद इन 1 year, विद इन 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, the recovery हो जाता है। There's no issue with that. Okay. So thank you so much for shedding light on such an important topic. Thank you. Thank you. Thank you.